गरीब बहनों की चटपटी थाली। आओ चटपटी थाली खाओ, आओ आओ गर्मा गर्म चटपटी थाली खाओ। 50 रुपए की थाली, 50 रुपए की थाली, सबसे निराली 50 रुपए की थाली। जहाँ सीमा सभी को थाली बेच रही थी तो वहीं रेखा बर्तन मांजने में लगी हुई थी और उसने उसे देखकर कहा, सीमा कितनी मेहनत करती है, मेरा और मेरे परिवार का कितने अच्छे से ध्यान रखती है। अभी तो हमारा भाई छोटा है, जब वो बड़ा हो जाएगा तब हम दोनों को इतना काम नहीं करना पड़ेगा। रेखा बर्तन मांजकर वापस ठेले पर आकर खड़ी हो जाती है और दोनों बहनें मिलकर अपनी 50 रुपए की चटपटी थाली बेचा करती हैं। ऐसे एक दिन एक औरत आई और कहने लगी, अरे सीमा रेखा, तुम दोनों की जोड़ी को देखकर सच में ऐसा लगता है जैसे मोटू पतलू की जोड़ी हो या फिर जय वीरू की जोड़ी। जब देखो तुम लोग एक साथ रहती हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है सच में। आज के जमाने में दो बहनों में इतना प्यार देखने को कहाँ मिलता है जितना प्यार तुम दोनों बहनों के बीच में है। अरे ये सब बोलकर हमारे प्यार को नजर लगाने की जरूरत नहीं है। अब हम दोनों बहनों के बीच में प्यार है तो इससे आप क्यों जल रही हैं? वो औरत इस बात को मजाक में लेती है और चटपटी थाली खाकर पैसे देकर वहां से चली जाती है। तो वहीं उन्हीं के ठेले के सामने ठेला लगाने वाली वैजयंती को दोनों बहनों की ये साझेदारी देखकर बहुत जलन होती थी और वो कहती है, ये दोनों बहनें कितनी ताकतवर हैं, अनाथ हैं पर अकेले ही अपने भाई को पाल पोस कर बड़ा कर रही हैं और आपस में भी इतना प्यार है। इनके इस प्यार और अपनेपन की वजह से मेरा ठेला नहीं चल पाता। हर कोई इनके स्वभाव और इनके हाथों के स्वाद को देखकर इनकी चटपटी थाली खा लेता है, लेकिन मुझे इनका कोई न कोई इंतजाम तो करना ही होगा। तभी वहाँ पर उसका पति महेश आता है और कहता है, अरे वैजयंती, तुम फिर से इन दोनों बहनों को देखकर जलने लग गई। परिवार से जलन कर करके तुमने मुझे, मेरी माँ और पिता को अलग कर दिया। अब तुम इन दोनों को अलग करने के बारे में मत सोचो। मैं जो भी कर रही हूँ हमारे भले के लिए कर रही हूँ, इसलिए आपको ज्यादा मुंह चलाने की जरूरत नहीं है। अगर ये दोनों बहनें इसी तरह एक दूसरे के साथ रहेंगी तो परेशानी हमको ही होगी। मैं तो तुम्हें कुछ नहीं कहने वाला, जो तुम्हें ठीक लगे वो करो। बस ये कहूंगा कि किसी के साथ इतना बुरा मत करना कि आगे परेशानी हो। इतना बोलकर महेश वहाँ से चला जाता है। अब समय यूं ही गुजरता है और ऐसे ही एक दिन जब दोनों बहनें अपनी चटपटी थाली बेच रही होती हैं, तभी वैजयंती ठेले पर आती है और सीमा से कहती है, अरे सीमा, मेरी थोड़ी सी मदद कर दे, मेरे ठेले पर नमक खत्म हो गया, तू जाकर मेरे लिए थोड़ा सा नमक लेकर आ जाएगी। अभी तो ग्राहकों के आने का समय, अभी तो नहीं जा पाऊंगी। अगर आपको नमक चाहिए तो आप हमारे ठेले से ले लो। अरे मेरी बेटी, हम तो अपने खाने में सिर्फ काला नमक इस्तेमाल करते हैं और तुम लोग सफेद नमक इस्तेमाल करते हो, इसलिए मैं तुम्हारा नमक इस्तेमाल नहीं कर सकती। इसलिए बेटी, तू जाकर मेरे लिए नमक ले आ। पर आप फिक्र मत करो, मैं अभी रेखा को भेजकर नमक मंगवा देती हूँ, आप यहीं रुको। अब वैजयंती पैसे दे देती है और सीमा रेखा को भेजकर नमक लाने के लिए कह देती है। तभी वैजयंती सीमा को भड़काते हुए कहती है, तुम देख रही हो सीमा, कितनी बुरी है तुम्हारी बहन। नमक लेने चली तो गई, लेकिन कैसे मुंह बनाकर गई है। और मैंने देखा था, उसने जाते जाते तुम्हें पलट कर देखा था और कुछ बड़बड़ा भी रही थी। आपको कोई भ्रम हुआ होगा चाची, मेरी बहन ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। वो मेरी सगी बहन है और मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए, पूरे 45 साल की हो गई हूँ मैं, अच्छे से जानती हूँ कि किसका कैसा स्वभाव है। अब तुझे क्या ही समझाना, आज नहीं तो कल खुद ही समझ ही जाएगी। वैजयंती ये बोलकर वहां से चली जाती है। साथ ही रास्ते में उसे रेखा मिल जाती है। वो रेखा के हाथ से नमक की थैली ले लेती है और कहती है, शुक्रिया रेखा, तूने मुझे नमक की थैली लाकर दे दी, लेकिन एक बात बोलूं, बुरा मत मानना। हाँ चाची बोलो ना, मैं बुरा नहीं मानूंगी। तुम्हारी बहन तुम्हें नौकरों की तरह रखती है, चाहती तो वो खुद भी काला नमक लेने जा सकती थी, है ना, लेकिन नहीं, उसने तुम्हें भेजा। खैर कोई बात नहीं, अब क्या ही कर सकते, तुम इतनी सीधी हो तभी तो तुम्हारी बहन तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाती है। ऐसी कोई बात नहीं है चाची, वो मुझसे बहुत प्यार करती है और हम दोनों अलग नहीं है, एक ही हैं। ये तो कहने की बातें होती हैं रेखा। खैर कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल तुम ये सारी बातें समझ ही जाओगी। वैजयंती की बात सुनकर ना तो सीमा कुछ रिएक्ट करती और ना ही रेखा। अब ऐसे ही सीमा और रेखा अपना ठेला लगाया करते और वैजयंती भी उन दोनों के कान रोज भरती। धीरे धीरे उनके रिश्ते में खटास आने लगती है। एक छोटी सी चिंगारी उनके रिश्ते को झुलसा चुकी थी। जब एक दिन वो ठेले पर खड़े हुए थे तो सीमा ने रेखा से, रेखा, ये जितने भी ग्राहकों के जूठे बर्तन रखे वो हटा दो और उन्हें साफ कर दो, क्योंकि हमारे पास बर्तन नहीं है। अगर और ग्राहक आ गए तो दिक्कत हो जाएगी। रेखा ये बात सुनकर चिढ़ जाती है और कहती है, कैसी बातें कर रही हो, मैं क्यों बर्तन मांजने जाऊं? हर रोज बर्तन मैं ही मांजती हूँ और तुम चौधरी की तरह यहाँ ठेले पर खड़ी हो जाती हो। तुमने मुझे नौकर समझा हुआ है। ये बात सुनकर सीमा की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो कहती है, ये तुम कैसी बातें कर रही हो रेखा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रही हो।
सब समझ रही हूँ मैं, रोटियां मैं बना लूंगी, तुम जाकर बर्तन साफ करो और ये थालियां उठाकर रख दो। रेखा की बात सुनकर अब सीमा ही बर्तन साफ करने लगती है और थालियां उठाकर रख देती है और रेखा रोटियां बनाने लगती है। लेकिन रेखा को इतनी अच्छी रोटियां बनानी नहीं आती थी जितनी अच्छी रोटियां सीमा को बनानी आती थी। ग्राहक भी अब इस बात की शिकायत कर, ये कैसी रोटी बनाई है आज तुम दोनों बहनों ने अपने ठेले पर। तुम लोग 50 रुपए में चटपटी थाली देते हो, लेकिन ऐसी रोटी के साथ उस चटपटी थाली का कोई स्वाद ही नहीं है। ठेले पर खड़ी हुई रेखा ने कहा, खाना है तो खाओ, इधर नाटक मत करो। अब 50 रुपए में हम तुम्हें 5 स्टार होटल की थाली तो नहीं लाकर देंगे ना। 50 रुपए में हम तुम्हें 2 सब्जियां, 4 रोटी, सलाद, रायता सब दे रहे हैं, उसमें भी तुम नाटक कर रही हो। और वैसे भी पेट में जाकर तो रोटी घुरी जानी है, फिर क्या फर्क पड़ता है कि रोटी गोल है या टेढ़ी। ये बात सुनकर बुढ़िया का मुंह उतर जाता है और वो पैसे देकर वहां से चली जाती है। सीमा को ये सब कुछ देखकर बहुत बुरा लग रहा था, पर वो रेखा को कुछ नहीं हुए खुद से कहती है, अभी रेखा का दिमाग थोड़ा गर्म है, उसको अभी कुछ भी समझाना सही नहीं है, मैं सही वक्त का इंतजार करूंगी। वहीं दूसरी तरफ अपने ठेले पर खड़ा हुआ महेश ये सब कुछ देख रहा था और उसे ये सब कुछ देखकर बहुत अफसोस हो रहा था। ये सब कुछ कितना गलत है। वैजयंती ने अपने मुनाफे के लिए 2 बहनों की आपस में लड़ाई करवा दी, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। जहां महेश उदास होकर खुद से ये बात बोल रहा था तो वहीं वैजयंती ये सब कुछ देखकर बहुत खुश थी। अब चलेगा ना वैजयंती का जादू, देखती हूँ अब रेखा और सीमा अपनी चटपटी थाली और कितने दिनों तक बेच पाती हैं। अब बीतते समय के साथ दोनों के बीच में लड़ाइयाँ और बढ़ गई। तभी एक दिन वैजयंती जब अपना ठेला नहीं लगाती, दोपहर के समय जब वो अपने घर में सो रही थी तो उसके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। अब जैसे वो दरवाजा खोलती है तो सामने रेखा अपने सामान के साथ खड़ी हो। रेखा तुम? हाँ मैं वैजयंती चाची, आप बिल्कुल ठीक थी। मेरी बहन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और सिर्फ अपनेपन का नाटक करती है। मैं तो बोरिया बिस्तर लेकर आ गई हूँ अपना आपके पास, अब से मैं आप ही के पास रहूंगी। वैजयंती ये सुनकर हैरान रह जाती है और कहती है, ये क्या कह रही हो तुम? मुझे अपने ससुराल वालों के साथ ना रहना पड़े इसलिए मैं अपने पति को लेकर अलग हो गई और तुम आकर मेरे गले पड़ गई हो। आप ही तो मेरा भला चाहती थी और मुझे इतना परेशान देखकर आपको मेरी चिंता हो रही थी। अब मैं अपना सब कुछ छोड़कर आपके पास आ गई हूँ ताकि मेरी जिंदगी संवर सके। ये सुनकर वैजयंती की हवा टाइट हो जाती है। तभी वहाँ पर महेश और सीमा भी आ जाते हैं और सीमा कहती है, वैजयंती चाची, महेश काका ने हमें सब कुछ बता दिया था कि ये सब कुछ आपका किया कराया और आप हम दोनों को आपस में लड़वाना चाहती हैं। हम तो आपको बस ये समझाना चाहते थे कि अगर आप किसी की फिक्र करने का झूठा नाटक करती हैं तो फिर आपको उसकी जिम्मेदारी संभालने की भी अक्ल होनी चाहिए। वैजयंती को ये सारी बातें सुनने के बाद एहसास होता है कि उसने अपने एकमात्र लालच के लिए 2 बहनों को अलग करने की कोशिश की, जो कि अनाथ होने के बाद भी अपने भाई को पाल रही थी और अपने घर की जिम्मेदारियां संभाल रही थी। अब क्या था, वैजयंती उनसे माफी मांगती है, जिस पर दोनों बहनें उसे माफ भी कर देती हैं। इस तरह दोनों बहनों की चटपटी थाली ऐसे ही गांव में बिकती रहती है। पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओंकार रामेश्वरम नाथ पांडे नाम के एक व्यक्ति मंदिर में पुजारी थे। जितना बड़ा उनका नाम था उतना ही बड़ा उनका दिल। वो हर रोज मंदिर में भंडारा किया करते थे और उस भंडारे का खाना अकेले उनकी बेटी सावित्री बनाया करती थी। वो सभी लोग हर रोज पंडित जी और उनकी बेटी को खूब दुआएं देकर जाते थे, जिस वजह से उन्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होती थी। वहीं दूसरी तरफ मनोहर तिवारी का बड़ा सा परिवार था। एक रात दोनों पति पत्नी, हमारे पास अभी एक ब्रह्मास्त्र बचा हुआ है, यानी मोनू। बस ऊपर वाले से दुआ कीजिए कि मोनू की शादी एक ऐसी लड़की से हो जाए जो हम सबका खाना अकेले ही समय पर और स्वादिष्ट बना पाए। ऐसी लड़की मिलना तो लगभग नामुमकिन है। तो ऐसा करते हैं, हम लोग किसी वृद्धाश्रम में चलते हैं और वहीं रहते हैं। कम से कम समय पर आखिरी टाइम पर खाना तो मिलता रहेगा, क्योंकि रोज रोज हम बहुओं को कुछ कह भी तो नहीं सकते, वरना उनके पतियों को बुरा लग जाएगा। लगता है तुम सही कह रही हो, हमें वृद्ध आश्रम ही चलना पड़ेगा। हमारे बेटों को बुरा तो लगेगा, लेकिन हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैं कल जाकर कोई अच्छा सा वृद्धाश्रम देख लेता हूँ। अगले ही दिन मनोहर बाहर जाकर वृद्धाश्रम ढूंढने लगा। तभी रास्ते में उसे वही मंदिर दिखाई दिया जहाँ पर भंडारा चल रहा था। अरे पंडित जी प्रणाम, कैसे हैं आप? बस सब ऊपर वाले की कृपा है मनोहर लाल जी। आप बताइए कहाँ निकल पड़े आज? बहुत दिनों के बाद दिखाई दिए। कुछ नहीं पंडित जी, एक वृद्ध आश्रम ढूंढ रहा हूँ। सोच रहा हूँ मैं अपनी बीवी को लेकर किसी वृद्ध आश्रम चला जाऊँ और आगे का जीवन वहीं बिताऊं। 7 बहुएं होने के बाद भी वक्त पर खाना नहीं मिलता। हर रोज लड़ाई झगड़े होते हैं खाने की वजह से।
मनोहर लाल जी, वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर आप लोग वृद्धाश्रम चले जाएंगे तो आपके बेटों को अच्छा नहीं लगेगा। आपके बेटे तो बहुत संस्कारी हैं। तभी अचानक मनोहर की नजर पंडित गंगाधर की बेटी पर गई, जो अकेले ही भंडारे का खाना बना रही थी। पंडित जी, ये लड़की कौन है जो अकेले ही इतने सारे लोगों का खाना बना रही है? मनोहर लाल जी, ये मेरी बेटी सावित्री है। आपने इसे बचपन में देखा था, इसीलिए शायद पहचान नहीं पा रहे हैं। अगर पंडित जी की बेटी हमारे घर की बहू बन जाए तो हमारे घर की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और हमें वृद्धाश्रम भी नहीं जाना पड़ेगा। क्या सोचने लगे मनोहर लाल जी? कुछ नहीं पंडित जी, मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि बेटियां कितनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता। वैसे आपने अपनी बेटी के लिए कोई लड़का देखा? मनोहर लाल जी, अभी तो कुछ देखा नहीं। जिस दिन ऊपर वाला चाह लेगा मेरी बेटी को अच्छा वर मिल ही जाएगा। पंडित जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपकी बेटी का हाथ अपने सबसे छोटे बेटे मोनू के लिए मांगता हूँ। अरे मनोहर लाल त्रिपाठी जी, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। आपका परिवार इतना संस्कारी है, आपसे अच्छा परिवार तो मेरी बेटी को कभी मिल ही नहीं सकता। अब मनोहर ने वृद्धाश्रम वाला प्लान कैंसिल कर दिया और कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी हो गई। सावित्री बहू, आज तेरी पहली रसोई है और तू अकेले ही खाना बनाएगी, क्योंकि तेरी जेठानियों के हाथ का खाना बिल्कुल जहर होता है। सासू माँ, देवरानी जी के सामने आप हमारी बेइज्जती क्यों कर रही हैं? अरे चुप करो दीदी, कम से कम इसी बहाने हमें खाना बनाने से आजादी मिल जाएगी। हाँ यार, ये तो सोचा ही नहीं मैंने। सासू माँ, हमें भी खुद का बनाया खाना बहुत बुरा लगता है। देवरानी जी, वो सामने किचन है, आज से आप वहाँ की योद्धा हैं। सावित्री किचन में गई और खाने का सारा सामान देखने लगी। इस परिवार में 17 लोग रहते हैं और यहाँ 12 तरह की सब्जियां रखी हुई हैं, तो मैं सबके लिए अलग अलग 12 सब्जियों की थाली तैयार करती हूँ। ससुराल वाले खुश हो जाएंगे। लगभग 2 घंटे के अंदर ही सावित्री ने सारा खाना बनाकर तैयार कर लिया। उसके बाद खाने की टेबल पर उसने 12 सब्जियों की अलग अलग थाली पेश कर दी। वाह 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 वाह, पहली बार खाने की महक से ही पता चल रहा है कि खाना कितना स्वादिष्ट होगा। बहू, तूने तो 12 सब्जियों की थाली लगा दी। इतना सारा खाना तूने अकेले, वो भी इतनी जल्दी कैसे बना लिया? सासू माँ, ये बात आप ससुर जी से पूछिए, मेरे पिताजी तो उनके बहुत अच्छे मित्र हैं। अरे भाग्यवान, सावित्री बहू के मंदिर में जो भंडारा होता है ना, वहाँ पर सैकड़ों लोगों का खाना सावित्री अकेले ही बनाती थी। फिर ये 12 सब्जियों की थाली बनाना तो उसके लिए बाएं हाथ का खेल होगा। मुझे यकीन नहीं होता कि आजकल के टाइम पर भी हमें ऐसी लड़की मिल गई। बहू, तुम्हारी तो पूजा करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले खाना खा लेते हैं। पहली बार हमें अच्छा खाना खाने को मिलने वाला है। दीदी, मुझे पता है आपको देवरानी जी से जलन हो रही है, मुझे भी हो रही है, लेकिन कुछ बोलना मत, क्योंकि अब हर रोज ये सावित्री सभी के लिए खाना बनाएगी, वो भी 12 सब्जियों की थाली। खैर, खाना खाने के बाद आज बहुत सालों बाद हमारी आत्मा तृप्त हुई है। मैं पहली ऐसी सास होंगी जो अपनी बहू की तारीफ कर रही है, और तू सच में तारीफ के काबिल है। आखिर हमारा ब्रह्मास्त्र काम आ ही गया। तो इस तरह से उस दिन सावित्री की खूब तारीफ हुई, इसीलिए वो बहुत खुश भी थी। अगली सुबह जब सावित्री अपने परिवार के लिए खाना बना रही थी, तभी उसकी सभी जेठानियां उसके पास आ गईं। सावित्री, अब तुझे हर रोज 12 सब्जियों की थाली बनानी पड़ेगी, क्योंकि एक बार जब शेर की जुबान में खून लग जाता है तो अब उसे लत पड़ जाती है। दीदी, कल तो मेरी पहली रसोई थी, इसलिए मैंने 12 सब्जियों की थाली लगा दी थी, लेकिन रोज रोज ऐसा करना तो थोड़ा मुश्किल होगा ना। तू अपनी जेठानियों से जुबान लड़ा रही है? तुझे इस घर में रहना है तो 12 सब्जियों की थाली हर रोज बनानी पड़ेगी। आप गुस्सा क्यों कर रही हो? भले ही थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मैं 12 सब्जियों की थाली बनाऊंगी। आप लोग परेशान मत होइए। चलो, हमारा काम हो गया। इतना बोलकर उसकी सभी जेठानियां वहाँ से चली गई। बाहर जाने के बाद सासू माँ, ससुर जी, यहाँ तक कि हमारे पति भी सावित्री की बहुत तारीफ कर रहे थे ना। अब देखना, सुबह शाम 12 सब्जियों की थाली बनाने में सावित्री की हालत खराब हो जाएगी। अभी थोड़ी देर बाद देखना, जब टाइम से खाना नहीं दे पाएगी तब सभी लोग इसकी बुराई करने लगेंगे। बिल्कुल सही कह रही हो आप। एक दिन की बात अलग है, पर रोज रोज टाइम पर 12 सब्जियों की थाली बनाना बच्चों का काम नहीं है। लेकिन एक बार फिर से 2 घंटे के अंदर ही सावित्री ने 12 सब्जियों की थाली बनाकर तैयार कर दिया। क्या बात है बहू, हमारी ये पहली सुबह होगी जब हमें समय पर खाना मिला है। आज से हम लोग टाइम पर काम पर जा पाएंगे। तो इस तरह से ससुराल वालों को अब 12 सब्जियों की थाली खाने की आदत पड़ गई। ऐसे धीरे धीरे कई महीने बीत गए। सावित्री गर्भवती हो गई। डॉक्टर ने कहा है कि आज के बाद सावित्री घर का कोई काम नहीं करेगी। आज के बाद तुम सबको 12 सब्जियों वाली थाली बनानी पड़ेगी, क्योंकि अब हमारी आदत हो गई है। और बहू, तुम
पहली बार माँ बनने वाली हो, इसलिए कुछ दिन अपने मायके चली जाओ। सावित्री को उसकी सास ने मायके भेज दिया। अब जेठानियों की चली हुई चाल उल्टा उन्हीं पर भारी पड़ने वाली थी। अगली सुबह अरे भाग्यवान, दोपहर के 12 बज गए। 7 बहुएं होने के बावजूद अभी तक खाना बनकर तैयार नहीं हुआ। छोटी बहू तो अकेले ही 8 बजे तक खाना बना देती थी। अब क्या करें, सब की सब आलसी हैं। थोड़ी देर बाद ही उनकी बहुएं खाना लेकर बाहर खाने की टेबल पर आ गई, जहाँ पूरा परिवार इकट्ठा था। चलो, ऊपर वाले का शुक्र है कि हमें दिन में ही खाना तो मिल गया। हमने तो सोचा रात हो जाएगी खाना बनाते बनाते तुम लोगों को। आप लोग जब देखो तब हमें ही ताना मारा करते हो। इतने बड़े परिवार का खाना बनाना छोटा मोटा काम नहीं है। अरे हमारा परिवार बड़ा है तो तुम लोग भी तो कम नहीं हो। 7 लोग मिलकर तो पूरे होटल का खाना बना सकते हो। हम लोग तो फिर भी सिर्फ 17 लोग हैं। और जरा ये सोचो कि सावित्री अकेली कैसे इतने सारे लोगों का खाना बना लेती थी। अच्छा, अब बहस मत करो, जल्दी से खाना खाते हैं। सभी लोगों ने खाना खाना शुरू कर दिया, लेकिन खाने का एक निवाला खाते ही भाभी, खाने में तो बिल्कुल नमक ही नहीं है। लगता है गलती से इसमें आपने चीनी डाल दी है। सब्जी बिल्कुल मीठी लग रही है और दाल में तो इतना नमक है कि पूछो ही मत। मुझसे तो नहीं खाई जाएगी ये दाल। इससे अच्छा मैं सिर्फ रोटी और प्याज ही खा लेता हूँ। छोटी बहू थी तब तक हर रोज 12 सब्जियों की स्वादिष्ट थाली मिलती थी, पर आज तो एक सब्जी भी ढंग की नहीं मिली। अरे बेटा, तू रोटी भी नहीं खा पाएगा। इन लोगों ने गलती से रोटी में भी नमक डाल दिया है। तुम लोगों का ध्यान रहता कहाँ है। अब जैसा भी बनाए चुपचाप खा लीजिए, वरना भूखे रहिए। हमसे नहीं होगा ये सब। फिर एक रात उनके सास ससुर अकेले में कुछ बातें कर रहे थे। अगर इस तरह रोज हम देर से खाना खाएंगे और वो भी इतना बेहुदा, तो हम लोग जल्दी ही ऊपर वाले को प्यारे हो जाएंगे। लेकिन अब किया भी क्या जा सकता है। तभी वहाँ पर सावित्री की जेठानी आ गई। सासू माँ, आज हमें अपनी गलती का एहसास हुआ। हम 7 लोग मिलकर भी एक सब्जी की थाली नहीं बना पाते, तो सोचिए सावित्री बेचारी अकेली 12 सब्जियों की थाली कैसे बनाती होगी। हम हर दिन जानबूझकर जलन की वजह से उससे 12 सब्जियों की थाली बनवाते थे। मुझे पता था, इसी वजह से मैंने जानबूझकर उसे मायके भेजा था, ताकि तुम लोगों की अकल ठिकाने आ जाए। सासू माँ, देवरानी जी को बुला लीजिए। हम उनसे खाना बनाना सीखेंगे, फिर सब लोग मिलजुल कर खाना बनाया करेंगे। ठीक है। अगले ही दिन सावित्री वापस आ गई और सभी मिलजुल कर काम करने लगी।